कल जियोग्राफी की वीडियो में मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको सैटेलाइट पढ़ाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, सैटेलाइट होती क्या है। तो देखिए, सैटेलाइट वो होती है जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, किसी भी प्लैनेट के अराउंड जो रिवॉल्व करता है, जैसे देखिए हमने कहा था कि सूर्य के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं ना, वो प्लैनेट कहलाते हैं। और प्लैनेट का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, अपनी कोई लाइट नहीं होती। ऐसी सैटेलाइट क्या होती है जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो सैटेलाइट होती है ना, वो दो टाइप की होती है। एक होती है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरी होती है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, चलिए इसको समझते हैं। नेचुरल सैटेलाइट वो होती है फ्रेंड्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करती है। दैट मीन्स रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स ओनली। सिर्फ प्लैनेट के अराउंड जो रिवॉल्व करे उसको कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आवर ओवन सैटेलाइट, हमारी जो अर्थ की सैटेलाइट है वो क्या है फ्रेंड्स, आप सबको पता है, मून, चंद्रमा। तो चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट के चारों ओर ही तो घूमता है ना फ्रेंड्स। तो ये कैसी सैटेलाइट हो गई, हमारी नेचुरल सैटेलाइट हो गई। अब बात करते हैं तो फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है फ्रेंड्स जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के चारों ओर घूमती है, यानी हम उसको भेजते हैं टू नो अबाउट रिस्पेक्टिव सेलेस्टियल बॉडी। जो भी आकाशीय पिंड होते हैं, जो भी सेलेस्टियल बॉडी होती है, जब हमें उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम अपनी सैटेलाइट भेजते हैं, मैन मेड बनाकर भेजते हैं। तो हम क्या कहेंगे, टू नो अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज़। जो मैनमेड सैटेलाइट भेजी जाती है उनको कहते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इसका, तो आर्यभट्ट जो सैटेलाइट भेजी थी, पहली सैटेलाइट थी आई थिंक ये भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। ठीक है फ्रेंड्स, स्पुतनिक जो सैटेलाइट थी वो भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। ये कुछ एग्जाम्पल थे, आप एक दो एग्जाम्पल गूगल करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर अब मैं बात करूं मून की, जो कि हमारी ओवन सैटेलाइट है फ्रेंड, सबसे पहले मून के बारे में एक पॉइंट है कि क्या मून का हमें कंप्लीट पार्ट दिखाई देता है? नहीं, मून के दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है विजिबल पार्ट। विजिबल पार्ट यानी जो हमें दिखाई देता है, हमें देखिए चंद्रमा ऐसा दिखाई देता है ना, सर्कुलर, गोले की तरह तो दिखाई नहीं देता ना, जैसे बॉल होती है ऐसे तो दिखाई नहीं देता ना, सिर्फ ये वाला फेस दिखाई देता है। पीछे वाला जो फेस है ये हमें दिखाई नहीं देता। तो सेकंड जो पार्ट हो गया फ्रेंड्स, हिडन पार्ट बोल सकते हो या इनविजिबल पार्ट बोल सकते हो, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो दो पार्ट होते हैं मून के, एक विजिबल जो हमें दिखाई देता है यानी दृश्य भाग, और एक हो गया अदृश्य भाग, हिडन पार्ट, जो हमें दिखाई नहीं देता। अब क्वेश्चन ये उठता है फ्रेंड्स, हमें मून का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। तो हमें विजिबल पार्ट है जो वो 59% है, और जो हिडन पार्ट है जो हमें नहीं दिखाई देता फ्रेंड्स वो 41% है। हिडन पार्ट जो है फ्रेंड्स, इसमें क्लाउड, डार्कनेस, ये चीज़ें होती है। इसीलिए इस हिडन पार्ट को ना सी ऑफ ट्रैंक्विल भी बोला जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विल क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल होता है शांत। तो ये हो गया शांति का सागर, शांति का सागर भी हिडन पार्ट को कहा जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनको नोट करते चलना और इनको ध्यान में भी रखते चलना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा ये उठता है, क्या आज तक इस पार्ट पर कोई गया है, क्या किसी साइंटिस्ट ने यहाँ जाके देखा है? तो हाँ फ्रेंड्स, कहा जाता है जुलाई 1969 में, 1969 में आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो यहाँ पर गए थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। चलिए ये था मून के बारे में कि मून का विजिबल पार्ट कितना है, हिडन पार्ट कितना है, सी ऑफ ट्रैंक्विल किसे कहते हैं, कौन से पार्ट को कहते हैं, यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि हमें मून का सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है, विजिबल पार्ट, जो कि 59% होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मून है उसका रोटेशन और रिवोल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स। रोटेशन क्या होता है, जो अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाता है। रिवोल्यूशन क्या होता है, जो किसी दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, और अगर अपनी एक्सिस पर घूमते हैं तो हम उसको रोटेशन बोलते हैं। तो
मून का जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है ना, उसका टाइम सेम है फ्रेंड्स, 27 डेज एंड 7 आवर। इतने ही टाइम में ये रोटेट करता है, इतने ही टाइम में ये रिवॉल्व करता है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ की वो ऑर्बिट है जिसमें मून चक्कर लगा रहा है। अब देखिए इतने टाइम में तो ये अपनी एक्सिस पर घूम रहा है और इतने टाइम में ये इसके चारों ओर घूम रहा है, तो क्या हमारे सामने इसके कभी दूसरा पार्ट आएगा? नहीं आएगा, सिर्फ यही वाला पार्ट हमें दिखाई देता रहेगा। तो ये रीज़न होता है जिसकी वजह से हम चंद्रमा का सिर्फ वन साइड ही देख पाते हैं। क्या रीज़न होता है फ्रेंड्स? अगर कोई आपसे पूछे कि हमें चंद्रमा का सिर्फ एक भाग ही क्यों दिखाई देता है, तो इसका रीजन होता है फ्रेंड्स, क्योंकि चंद्रमा का रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइम सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पर घूमना और रिवोल्यूशन होता है किसी दूसरे प्लैनेट या किसी दूसरे स्टार के या किसी सेलेशियल बॉडीज़ के चारों ओर घूमना। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, कि मून और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है और वो कैसे हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मून और अर्थ के बीच में 2 डिस्टेंस होती है, क्योंकि आप सबको पता है, हम कहते हैं मान लीजिए हमारी अर्थ है, अर्थ के या किसी भी प्लैनेट के चारों ओर अगर कोई चीज़ घूमती है तो वो इलिप्टिकल फॉर्म में घूमती है। वैसे तो हमने माना है कि अर्थ गोल है, लेकिन इलिप्टिकल शेप मानते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 2 कंडीशन हो गई, एक तो जब मून जो होगा ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, एक जब मून होगा वो मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। तो इसमें 2 कंडीशन बनती है फ्रेंड, वो हम देखते हैं। जब मून की डिस्टेंस अर्थ से मैक्सिमम होगी यानी दूर होगी, एक जब मून की डिस्टेंस अर्थ से मिनिमम होगी यानी कि कम होगी, तो क्या होगा फ्रेंड? जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो कंडीशन जो बनेगी उसका नाम हम बोलेंगे अपोजी कंडीशन, और जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी मून की अर्थ से उसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स पेरिजी कंडीशन। पेरिजी और अपेजी ये 2 कंडीशन बनती है। जो अपोजी होती है फ्रेंड्स वो तब बनती है जब डिस्टेंस जो होती है मून और अर्थ की वो ज़्यादा होती है, यानी कि मान लीजिए 4,06,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है मून की और अर्थ की। ये डाटा है, आपको याद रखना है। पेरिजी की कंडीशन कब बनती है फ्रेंड्स? जब मून और अर्थ की डिस्टेंस मिनिमम होती है, जैसे कि 3,84,000, ठीक है, इतने किलोमीटर, ये होगी पेरिजी की कंडीशन तब बनती है। अब फ्रेंड्स पेरिजी की कंडीशन जब बनती है ना, यानी जब मिनिमम डिस्टेंस होती है मून और अर्थ के बीच में, तो इस कंडीशन में सुपर मून बनता है, यानी कि पूर्णिमा का जो चांद हम बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि हमें पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। वैसे तो हमें चंद्रमा कभी इस शेप में, कभी इस शेप में, कभी थोड़ा और बड़ा, कभी आधा, पता है ना आपको कि चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती है। चंद्रमा में कभी छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा बड़ा ऐसे दिखाई देता है, फिर 15 दिन में ये घटती है। तो सुपर मून की कंडीशन जो बनती है फ्रेंड, पूर्णिमा की, जब हमें पूरा चांद दिखाई देता है, वो किस कंडीशन में बनती है? जब डिस्टेंस जो होती है ना मून और अर्थ की वो मिनिमम होती है, यानी पेरिजी की कंडीशन जब बनती है। और इस टाइम पर जो चंद्रमा हमें दिखाई देता है वो 33% मोर ब्राइटर दिखाई देता है फ्रेंड्स, ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है और दिन से, और 14% बिगर दिखाई देता है अदर डेज से। सामान्य स्थिति में जो हमें दिखता है ना नॉर्मली, उससे 33% तो बड़ा और 14% बड़ा और 33% और चमकीला दिखाई देता है। अब जो मून लाइट होती है फ्रेंड, क्वेश्चन ये उठता है कि अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लेती है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। ये 2 टाइप से हम ऑप्शन रख सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि मून लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंचने में 1 मिनट 25 सेकेंड लेती है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए 1 मिनट 3 सेकेंड तो ये भी आंसर हो सकता है। दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है, दोनों में से एक मिलेगा। तो आप याद रखना कि अगर ये पूछ ले कि मून जो लाइट है यानी चंद्रमा की जो रोशनी है वो अर्थ पर आने में कितना समय लेती है, कितना टाइम लेती है, तो फ्रेंड्स 1 मिनट 25 सेकेंड या 1 मिनट 3 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम साथ साथ देखते हैं। अगर पूछ ले कि मून का माउंटेन जो है उसका नाम क्या है और उसकी हाइट कितनी है, मून माउंटेन यानी चंद्रमा पर जो पर्वत है, तो फ्रेंड्स चंद्रमा पर पर्वत है लेप्टनीज पर्वत, लिप्टनीज जिसको हम बोल सकते हैं लिप्ट एंड आई जेट, लिप्टनीज पर्वत। और इसकी हाइट अगर पूछ ले फ्रेंड तो इसकी हाइट है 3500 फीट, ठीक है।
फ्रेंड्स एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड कर दूँ, चाइना ने 2020 में आई थिंक चेंगाड़ू में 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, चाइना के चेंगाड़ू से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक आर्टिफिशियल मून लगाया गया है, जिसमें क्या है, उसमें नंबर ऑफ ग्लास प्लेट लगाई गई हैं और वो बिल्कुल स्ट्रीट लाइट की तरह नज़र आता है। ठीक है, तो जब चंद्रमा नहीं निकलता है उस टाइम पर इसी की लाइट से वहाँ पर लाइट होती है। कहाँ लगाया गया फ्रेंड्स? चेंगाड़ू शहर में। ठीक है, चाइना के 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये लगाया गया है। इसकी जो लाइट होगी ना फ्रेंड्स, वो रियल चंद्रमा से 8 गुना ज़्यादा होगी, 8 गुना ज़्यादा चमकीला होगा ये आर्टिफिशियल मून, ये चाइना ने लगाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ाया और उसमें से हमारा जो मून सैटेलाइट है उसके बारे में थोड़ा पढ़ाया। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको कराऊंगी फेज ऑफ मून। फेज ऑफ मून यानी चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा कैसे और कब हमें बढ़ता दिखाई देता है, कब वो घटता है, कौन सी सिचुएशंस बनती है फ्रेंड्स, और कैसे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि चंद्रमा है, कभी हमें इस शेप में दिखाई देता है, कभी बिल्कुल छोटा दिखाई देता है, तो ये कलाएं कैसे बढ़ती हैं, कैसे घटती है। साथ में मैं इसके क्लिप्स भी कराऊंगी, जो ग्रहण होता है वो कैसे लगता है। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसको लेकर होगी। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए मेरे साथ जियोग्राफी की क्लासेस करने के लिए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करती रहूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।